नमस्कार, डीबी लाइव बिहार झारखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश और हाजिर है हम बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन हो गया है और आज विधायकों ने झारखंड की विधानसभा में जो स्पेशल सत्र बुलाया गया उसमें वहां मौजूद विधायकों ने शपथ भी ले ली है अपने पद की। और अब ये जो चुनावी सरगर्मियां हैं झारखंड से बिहार की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज हो गई है, जबकि विधानसभा चुनाव अगले साल यानी 2025 के अंत तक देखने मिलेंगे। लेकिन अभी से राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है और बयानबाजी का सिलसिला भी अभी से ही देखा जा रहा है। चुनावों से पहले मुख्यमंत्री पर और वहां की एनडीए सरकार पर विपक्षी दल खासे हमलावर नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद के बेटे भी हैं और वहां से विधायक भी हैं, बिहार में हसनपुर सीट से विधायक भी हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। उन्होंने दावा ठोक दिया है और साफ कर दिया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे और इन सब चीजों को लेकर सियासत भी काफी गरमाई हुई है। तो इन सभी मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत कर दूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब बढ़ते हैं हम लोग बिहार की तरफ यश, जहां हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के बयान की। तो तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे और उनके इस ऐलान ने पूरी उनके आरजेडी के अंदर ही खलबली पैदा कर दी। उनके इस ऐलान ने वहां से मौजूदा विधायक हैं मुकेश, उन्हें मतलब उनका भी बयान सामने आया है इस पर और मुकेश खासे दुखी नजर आए इस पर उनके इस ऐलान को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेज प्रताप यादव ने क्या कहा है, क्या है तेज प्रताप यादव का ऐलान। जी शुक्रिया आराधना। देखिए, झारखंड चुनाव खत्म हुए, सदन बैठा आज, लेकिन अब जो अगली जो आहट है वो बिहार चुनाव को लेकर है और उसको लेकर जो है तमाम दल, चाहे आप नीतीश कुमार के पार्टी की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, जेडीयू हो आरजेडी हो, सब अपनी अपनी जो चुनावी रणनीतियां उसको बना रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा कल ही समाप्त हुई, उसका एक चरण कल समाप्त हुआ। अब अगली जो यात्रा है वो अगले हफ्ते से शुरू होगी। नीतीश कुमार भी ऐलान कर चुके हैं कि 15 दिसंबर से उनकी महिला संवाद यात्रा शुरू होने वाली है। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम आरजेडी प्रमुख लालू यादव के जो बेटे हैं तेज प्रताप यादव, जो कि हसनपुर से मौजूदा विधायक हैं, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने एक तरह से दावा ठोक दिया है कि इस बार मैं अगर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा तो महुआ सीट से ही लड़ूंगा, ये उन्होंने कहा है आराधना। और महुआ सीट जो है उससे जो मौजूदा विधायक हैं वो उन्हीं की पार्टी के हैं, मुकेश रोशन, उनको जो है अपने टिकट कटने का डर सताने लगा है। इसको लेकर उनका एक विजुअल भी आया और उसमें वो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिया रहा था। क्योंकि एक तरह से अगर पार्टी प्रमुख का ही जो बेटा है, सीधे तौर पर यही कहा जाए कि पार्टी प्रमुख का अगर बेटा किसी सीट से दावा ठोक रहा है तो फिर आप उसमें दखल नहीं दे सकते या आप उसमें बहस की कोई गुंजाइश उसमें बाकी नहीं रख सकते कि आप वहां से क्यों लड़ रहे हैं, मैं तो वहां का सिटिंग एमएलए हूं। ये वही है मुकेश रोशन। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो इन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधने के लिए काली पट्टी आंख पर बांधकर पहुंचे थे और इनसे जब पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सुशासन बाबू बनकर आया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अपने अंदाज में नीतीश कुमार पर ये हमला बोलते हैं। लेकिन अब जो तेज प्रताप यादव ने ये कहा है, इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि क्या जो मुकेश रोशन है इनका पत्ता कट सकता है। तो इसी को लेकर उन्होंने जो है चुनावी जो एक तरह से सुगबुगाहट है वो बढ़ाकर रख दी तेज प्रताप यादव ने। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 2-3 और बातें भी की और नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का काम किया तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने ये कहा, एक तो विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने बात कही कि मुकेश ऋषि जो हैं उनकी सीट महुआ से मैं चुनाव लड़ूंगा। और इसमें एक दिलचस्प जानकारी यह है आराधना कि जब तेज प्रताप यादव ने चुनावी डेब्यू किया, जब पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा 2015 में, तो महुआ सीट से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। बाद में हसनपुर सीट से वो विधायक बने और अभी मौजूदा विधायक हसनपुर से ही हैं। वो दोबारा अपनी जो डेब्यू सीट है महुआ की, वहीं से वो दोबारा लड़ना चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। अब वो सिर्फ अपने जो विधायक है उनकी चुटकी लेने के लिए वैसा कह रहे हैं कि वो गंभीरता है उनकी इस बात में, ये देखना होगा। क्योंकि तेज प्रताप भी अमूमन जो है अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो ये तो देखना होगा। लेकिन बिल्कुल यश, मतलब यानी अगर देखा जाए तो तेज प्रताप यादव एक बार फिर उसी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं जहां से उन्होंने अपने इस चुनावी सफर की शुरुआत की थी। 2015 में तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से जीत हासिल की थी और वो विधायक चुने गए थे और 5 साल बाद
फिर वो 2020 में हसनपुर सीट से विधायक चुने गए और वहां से अभी वो मौजूदा विधायक है। और तेज प्रताप यादव ने ना सिर्फ चुनाव लड़ने का दावा किया बल्कि उन्होंने अपने काम भी गिनवाए और अपनी जीत का भी दावा किया, जिस पर मुकेश हालांकि काफी दुखी नजर आए, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो महुआ सीट से मुकेश वहां से विधायक हैं, आरजेडी नेता है और वहां से विधायक भी हैं। और ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। जाहिर है कि उन्हें इस बात का दुख है और इन सब चीजों से परे अपना दुख जाहिर करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा और पार्टी जो फैसला करेगी वो ही सर्वोपरि होगा। वहीं हम आपके पास वापस आना चाहेंगे यश, आप तेज प्रताप यादव ने जहां अपने काम गिनाए, जहां उन्होंने चुनाव अपनी महुआ सीट से चुनाव लड़ने का दावा किया, वहीं उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। तो क्या कहा तेज प्रताप यादव ने? देखिए, हाल ही में आराधना हमने देखा तेजस्वी यादव तो नीतीश सरकार पर हमलावर थे ही, सदन के बाहर, सदन के अंदर और अब अपनी यात्रा में सड़कों पर, लोगों के बीच, गलियों में। लेकिन इनके साथ साथ अब जो तेज प्रताप यादव हैं, इन्होंने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया ही किया है महुआ सीट से, लेकिन अब इन्होंने नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा है। इन्होंने ये कहा है आराधना कि मुख्यमंत्री 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा निकालना चाहते हैं, लेकिन आप पहले राज्य में महिला सुरक्षा की चिंता करें, महिला सुरक्षा जो है उसको दुरुस्त करें, महिलाओं की सुरक्षा जब आप सुनिश्चित करेंगे उसके बाद आप सोचें महिला संवाद यात्रा निकालने के। यानी सीधे तौर पे महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो है चिंता जताई है कि राज्य में पहले महिलाएं सुरक्षित हों, तब तो आप उनसे संवाद के लिए निकलिए, वरना महिलाएं फिर किस मुंह से आपसे बात करेंगी। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि बीपीएससी का जो माफ कीजिएगा, जो बीपीएससी का मुद्दा लगातार उठ रहा है और तेजस्वी यादव ने छात्रों की आवाज बनकर जैसे बीपीएससी को घेरा, नीतीश सरकार को घेरने का काम किया था, उसको लेकर जो है तेज प्रताप यादव भी अब मैदान में उतर आए। उनका ये कहना है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार जो है उसको ये जो तमाम मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए। लेकिन इस बीच आराधना जो सरकार को घेरने का काम चल रहा है, उसमें जो मुकेश रोशन है, उनका जो रोता हुआ वीडियो आया, उसके बाद उनका एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने जो कहा है, जैसा भी आपने बताया कि जो पार्टी कहेगी वो मान लिया जाएगा, लेकिन उनका एक इससे अलग भी एक बयान आया है, वो हम दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये महुआ विधायक मुकेश रोशन का बयान है कि अब हम खेत जोतेंगे क्या, हम भी डॉक्टर हैं भाई, जाकर अपना क्लिनिक चलाएंगे, जनता की सेवा करेंगे, समाज कल्याण करने का कार्य करेंगे, जनता की सेवा करने का बहुत मिलता है लोगों को। तो इनको एक तरह से तो आप देखिए, ये पसोपेश में फंसे हुए दिख रहे हैं मुकेश रोशन। एक तरफ तो इनको ये लग रहा है कि पार्टी जो कह दे हम वो करेंगे, अगर कोई दूसरी सीट से पार्टी कहती है उतरने के लिए तो मैं उतरने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये डर भी है कि क्या मेरा टिकट कट सकता है, यानी ना इधर से ना उधर से, कहीं से भी टिकट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। तो वो विकल्प भी बताते हुए दिख रहे हैं और बड़े मायूस नजर आ रहे थे। उनका यही कहना है कि हम डॉक्टर हैं, हम अपना क्लिनिक चलाएंगे और जनसेवा का काम करेंगे। जी, यानी अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए भी ये बहुत मुश्किल फैसला होने वाला है, क्योंकि मुकेश ने जिस तरह से वो बिफर गए हैं तेज प्रताप के इस ऐलान के बाद, इससे ये साफ है कि बहुत आसान नहीं होगा आरजेडी के लिए टिकट वितरण इस सीट पर। और जहां तेज प्रताप यादव के इस ऐलान ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है, पार्टी के जो नेता हैं, जो वहां से मौजूदा विधायक है, वो उन्हें बहुत ही निराशा दिखाई दे रही है। तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी की अगर बात करें तो जेडीयू नेताओं में भी काफी निराशा दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार भी बेहद निराश हैं अपने गठबंधन से, एनडीए से, और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे और वहां का सरकार गठन। जिस तरह से महाराष्ट्र में यश सरकार गठन हुआ, पहले चुनाव तो लड़ा गया एकनाथ शिंदे के चेहरे पर और जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक इस पर कोई सफाई नहीं आई कि सीएम का चेहरा कौन होगा। हालांकि शिंदे को यह भरोसा दिलाया गया कि नहीं, चुनाव आपके ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही जैसे ही बीजेपी के पास बहुमत गई, वैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री का नाम भी बदल जाता है और आज देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया है। उन्होंने शपथ ले ली है और अब वो सरकार कार्यरत है। तो अगर देखा जाए बिहार में इसका सीधा असर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार परेशान नजर आ रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इसीलिए ये जो चुनावी जद्दोजहद है, अभी से जो बिहार में चुनावी हलचल शुरू हो गई है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के नतीजों का असर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की ये चिंता तब से शुरू हुई आराधना, जब शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार मुंबई पहुंचे थे। वहां भले ही देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में वो सशरीर वहां मौजूद थे, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से बिहार में होने वाले चुनावों को लेकर था, क्योंकि जो ताज़ा उदाहरण वो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में खलबली मची हुई थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है सियासी गलियारों में कि बीजेपी जो है वो जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करती है, हाथ मिलाती है, तो उसको धीरे धीरे वो खत्म करने का भी काम करती है, उसको दीमक लग जाते हैं एक तरह से। शिरोमणि अकाली दल इसका एक उदाहरण है, जेजेपी इसका उदाहरण है, बीजू जनता दल इसका उदाहरण है, AIADMK इसका उदाहरण है, बहुत सारे ऐसे दल हैं
आराधना, जो बीजेपी के साथ कभी थे, सरकार बनाने में सहयोग किया था उन्होंने बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने बाद में धीरे धीरे जो है पूरा जो है राज्य कैप्चर करके उनको एक तरह से उनकी राजनीति ही खत्म करने का, उनका अस्तित्व ना के बराबर कर देने का या समाप्त कर देने का काम किया। अब नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है आराधना कि अब अगले जो चुनाव होंगे वो बिहार के चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार इस फिराक में है कि बिहार के चुनाव पहले करा लिए जाएं, क्योंकि अभी अगर समीकरण ठीक चल रहा है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में, तो उस अच्छे समीकरण के बीच ये बिहार के चुनाव संपन्न हो जाए और एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन जाए और कोई गड़बड़ी की आशंका ना रहे। लेकिन अगर किसी गड़बड़ी की आशंका रहती है और महाराष्ट्र वाला एपिसोड बिहार में भी रिपीट होता हुआ दिखता है आराधना, तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लग जाएगा। इसको लेकर ही जो है 15 दिसंबर से नीतीश कुमार जो है आनन फानन में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द मैं अपनी चुनावी यात्रा की तैयारी शुरू करूं और लोगों के बीच जाऊं और जैसे तैसे मैं अपनी कुर्सी जो है बचा लूं। इसी को लेकर 15 दिसंबर से लेकर उन्होंने महिला संवाद यात्रा की बात की है। झारखंड की तर्ज पर मैया सम्मान योजना की तर्ज पर एक उन्होंने शगुफा भी छोड़ा है कि हम महिलाओं के लिए जो है कुछ सम्मान राशि का काम करेंगे, 2100 रुपए की सम्मान राशि भी देंगे। तो एक तरह से नीतीश कुमार जो है अब बिल्कुल चुनावी मोड में भी आ गए हैं आराधना, और आप देखिए कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार का आखिरी दौर भी चल रहा है। अब वो राजनीति में अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह पाएंगे, ये भी नीतीश समझते हैं, इसलिए अपने ऐसा हो सकता है ये उनका आखिरी चुनाव भी हो, लेकिन उनकी आयु को देखते हुए तो वो अब हाथ पैर मार रहे हैं कि किस तरह से जो उनकी सीट है बिहार की वो जैसे तैसे बच जाए। और बीजेपी जो है, जो जैसा खेल उसने बाकी सहयोगी दलों के साथ अन्य राज्यों में किया, जो पंजाब में किया, जो हरियाणा में किया और जो अभी महाराष्ट्र का सबसे ताज़ा उदाहरण है, तो एकनाथ शिंदे के बाद अगला जो निशाना हो सकते हैं बीजेपी का, वो नीतीश कुमार खुद को मान रहे हैं। इन सब से बचाव के लिए नीतीश कुमार ये सब पैंतरे आजमाते हुए, ये सब हाथ पैर मारते हुए दिख रहे हैं आराधना। जी बिल्कुल, जैसा कि यश ने बताया कि ये अब ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार का एरा खत्म होने जा रहा है, यानी कि नीतीश कुमार के अंदर ये डर है कि उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। और ये डर सिर्फ उनकी आयु को लेकर नहीं है, बल्कि जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल है, जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासत में इतना बड़ा बदलाव देखा गया, उसके बाद नीतीश कुमार को डर है कि बिहार की सियासत में भी ये बदलाव आ सकता है। और ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं के अंदर भी ये डर देखा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का एरा खत्म होने वाला है, नीतीश कुमार के हाथ से सीएम पद जाने वाला है, यहां तक कि अगर बीजेपी जेडीयू को ही खत्म कर देती है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में देखा गया कि अपने सहयोगी दलों को बीजेपी के साथ जिन भी दलों ने सहयोगी बने हैं, जो भी दल, उनका अस्तित्व एक वक्त के बाद खत्म हो गया है। तो अगर यही चीज बिहार में भी देखी जाती है तो जेडीयू के नेताओं के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है यश कि वो पाला बदलने की राह भी देख रहे हैं। जिस तरह से मतलब नीतीश कुमार तो पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, और यहां तक कि केंद्र सरकार में जो जेडीयू का समर्थन है उसे लेकर भी इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि कभी भी वहां भी नीतीश पलटी मार सकते हैं, केंद्र से अपना सहयोग वापस ले सकते हैं। और अगर हम देखें बिहार में भी इस तरह से देखा गया कि कैसे उन्होंने रातों रात दल बदल लिया, अपना सहयोगी बदल लिया और अचानक से सरकार बदल गई। तो ऐसा कुछ जेडीयू के नेता भी अब कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म होने वाला है तो आने वाला बिहार का चुनाव उनके लिए बहुत ही अहम है, और उससे पहले ही वो टिकट की चाह में किसी दूसरे दल में शामिल हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब बिहार चुनाव की आहट अब जैसे जैसे तेज हो गई है, तो जो उसके विधायक हैं, जो ऐसे विधायक हैं जो दोबारा अपनी उसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो हवा का रुख है वो भाप गए हैं। कई जो अनुभवी विधायक हैं और उन्हें लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र वाला खेल ही बिहार में दोहराया जाता है तो हमारा तो एक तरह से पत्ता ही साफ हो जाएगा। अपनी राजनीति को जारी रखने के लिए, रिज्यूम रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए वो अभी से अपना कोई विकल्प तलाश रहे हैं ताकि अपनी राजनीति को वो सेव कर ले, अपनी सीट को वो सेव कर लें। तो अब वो नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं दिख रहे हैं आराधना, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्सी ही खतरे में दिख रही है। तो नीतीश कुमार ही अगर नहीं बचेंगे, उनकी कुर्सी ही नहीं बचेगी, तो उनके विधायकों का क्या अस्तित्व रहेगा? तो इसको लेकर जो है, जैसे अभी हाल ही में गोपाल मंडल एक थे, उन्होंने तो खुलकर मंच पर अपनी बात कह दी थी। वहाँ जो आरजेडी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ के सांसद मौजूद थे, और इसके बावजूद जो है उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि राज्य में किस तरह की धांधली चल रही है। जो सीएम है उन्होंने ऐसे लोगों को आईएएस के तौर पे अपॉइंट किया है जो रात को गुंडों के साथ बैठकर शराब पीते हैं। एक तरह से शराबबंदी है अगर बिहार में। उन्होंने सीधे तौर पर पोल खोल दी थी कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब परोसी जा रही है, सीएम द्वारा अपॉइंटेड आईएएस अफसर ही गुंडों के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं। यानी एक तो कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने जो है
पर्दाफाश कर दिया था बिहार सरकार का, और शराबबंदी को लेकर भी पर्दाफाश कर दिया था। यानी एक तरह से जो इनके विधायक हैं और खासतौर से जो पुराने जो एक तरह से दिग्गज नेता हैं, उन्होंने अभी से भांप लिया है कि नीतीश कुमार का हो सकता है कि जो ये दौर है अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो बिहार है वो देश के जो चुनाव होते हैं उसकी धुरी मानी जाती है, माना जाता है बिहार को। तो इसलिए अब जो है बिहार में अब जो है कि नीतीश कुमार और बिहार, इसमें कुछ भी हो सकता है आराधना। ये बहुत ही एक तरह से इम्पॉसिबल, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार भले ही मंचों से ये कह चुके हैं कि अब हम इनके साथ हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आराधना इसको कहने के पीछे भी नीतीश कुमार की एक रणनीति है। वो बार बार क्यों पीएम मोदी के पैर पर गिरते हुए नजर आते हैं, बार बार क्यों ये कहते हुए दिखते हैं कि अब हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, बहुत इधर उधर कर लिया। इसके पीछे कारण यही आराधना कि वो मोदी की गुड बुक्स में आना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इनकी आंखों में इस तरह से सज जाएं, आश्वस्त कर दूं मैं इनको कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। क्योंकि अगर इनको जरा से भी भनक लगे कि नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है, तो नीतीश कुमार पलटी मारे उससे पहले बीजेपी अपना दांव खेल जाएगी और नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनकी कुर्सी डगमगाती हुई वहां नजर आएगी। जी आराधना, यानी कि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से उन्हें चुनौती मिल सकती है, इस बात का डर है, तो दूसरी तरफ इस बात का डर है कि कहीं उनके अपने ही पार्टी के नेता पाला ना बदल जाए। और नीतीश कुमार मुश्किलें हैं, लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में सब कुछ बहुत ही स्मूथ सा दिखाई दे रहा है। वहां सरकार अपने सुचारू रूप से काम करने लगी है और अभी झारखंड में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जहां सभी विधायकों ने शपथ ली। और इस शपथ ग्रहण के दौरान बहुत ही खास तरीके से अलग अलग विधायकों ने अपनी अलग अलग भाषाओं में शपथ ली, यश, जो बहुत ही कह लीजिए स्पेशल फैक्टर रहा इस शपथ ग्रहण का। तो क्या कुछ हुआ आज झारखंड विधानसभा में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। आराधना, झारखंड की 6ठी विधानसभा का विशेष सत्र बैठाया गया और उसमें जो तस्वीर देखी गई, जिस तरह से जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से शपथ ली वो देखने लायक था। क्योंकि जो राजकीय भाषा होती है उसका वहां पे उससे शपथ लेते हुए दिखे तमाम विधायक। 11:15 बजे ये जो सेशन है विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का, ये शुरू होता है। और जो प्रोटेम स्पीकर हैं आराधना, स्टीफन मरांडी, उन्होंने इस जो है सदन को संचालित किया और तमाम जो औपचारिकताएं होती हैं, जो नियमावली होती है, वो उसकी जानकारी उन्होंने दी। इसको लेकर जो ऑफिशियल जानकारी आई है झारखंड सरकार की, वो हम पढ़कर दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और इसमें क्या कुछ रोचक रहा। आराधना, बड़ा ही औपचारिक सा कार्यक्रम था, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि राजनीतिक वार पलटवार। वो तो अब देखने मिलेगा क्योंकि अब तो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है। तो अब जो आरोप प्रत्यारोप है, चंपई सोरेन भी अब पहुंच चुके हैं सदन में और हेमंत सोरेन भी होंगे, कल्पना सोरेन भी होंगी। तो ये जो है ये तो आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो सिनेरियो रहा आराधना, उसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन ने शपथ ली, नॉर्मल अपनी विधायक पद की शपथ ली। इसके बाद छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सदस्य के तौर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और चाईबासा सीट से निर्वाचित परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने शपथ ली। लेकिन आप देखिए, अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर यह शुरू होता है आराधना। देखिए, घाटशिला के नवनिर्वाचित विधायक के तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री रामदास सोरेन, जिन्होंने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को पटकनी दी थी और इनको जो है ये मंत्रालय मिला, शिक्षा विभाग मिला है। इन्होंने संथाली भाषा में आराधना, संथाल परगना का मुद्दा कितना गरमाया रहा था और उसी लिए इनको जो है शिक्षा मंत्रालय दिया गया, मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उन्होंने संथाली गौरव को एक तरह से बचाने का काम किया। इस बार वो डटे रहे मैदान में और जेएमएम के बड़े सिपाही के तौर पे तो उनको ये इनाम मिला और उन्होंने संथाली भाषा का मान रखते हुए संथाली भाषा में आज विधायक पद की शपथ ली। इसके साथ ही साथ आप देखिए, गिरिडीह विधानसभा सीट से विधायक के रूप में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने खोरटा भाषा होती है, खोरटा भाषा में उन्होंने शपथ ली। जामताड़ा के विधायक के रूप में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बांग्ला में शपथ ली है और मधुपुर के विधायक के रूप में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने उर्दू में शपथ लिया। आराधना, तो ये एक तरह से आप देखिए जो संगम होता है उर्दू का भी, हिंदी का भी और साथ ही साथ जो आदिवासी भाषाएं होती हैं, संथाली है और तमाम भाषाएं, उसका एक बहुत ही बढ़िया संगम देखने को वहां पे मिला। आराधना, यानी अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है यश यहाँ पे कि वो अपने प्रदेश में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, ना किसी जाति में, ना किसी धर्म में, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी भाषा के रूप में फर्क हो, लेकिन सरकार उन्हें एक बराबर, एक समान मानेगी और उनके लिए उस हिसाब से काम करेगी। अगर हम देखें तो विधानसभा का ये जो चित्रण सामने आया है, ये कुछ ऐसी कहानी बयान कर रहा है। बिल्कुल, देखिए झारखंड चुनाव के समय जो
विपक्ष है, विपक्ष यानी एनडीए, झारखंड के लिए विपक्ष हो जाता है एनडीए और बीजेपी। तो विपक्ष जो है वो गाता रहा बटेंगे तो कटेंगे। यूपी से शुरू होता है, यूपी उपचुनाव से शुरू होकर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से झारखंड चुनाव में घुसता है, बटेंगे तो कटेंगे। आज एक तरह से और जेएमएम ने, इंडिया गठबंधन ने उदाहरण दिया है कि एक साथ रहेंगे, एक साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। क्योंकि आप देखिए वहां पे उर्दू भाषा में भी शपथ ली गई, हिंदी में भी शपथ ली गई, अंग्रेजी में भी ली गई, संथाली में ली गई, और जो तमाम आदिवासी भाषाएं होती हैं उनमें शपथ लेकर यह बताया गया कि हम सब जो है इंडिया गठबंधन जो है एकजुट है। और यही तस्वीर तो शपथ ग्रहण वाले दिन भी देखने को मिली थी, जहां इंडिया गठबंधन की टूट का इंतजार कर रहा है एनडीए, वहां पे ना सिर्फ शपथ ग्रहण बल्कि जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, उस एक तीर से दो निशाने लगाते हुए दिखा था इंडिया गठबंधन कि एक तरफ शपथ ग्रहण भी हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर रहा है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, केसी वेणुगोपाल, एमके स्टालिन सब वहां नजर आए थे आराधना। तो एक तरह से ये एकजुट रहने का जो मैसेज जो राहुल गांधी लगातार लेके चल रहे हैं उसको यहां पर जीवंत होता हुआ आज देखा गया। इसमें एक और जानकारी मैं जोड़ना चाहूंगा आराधना कि संसद में भी ये नियम होता है और जो विधानसभा होती है उसमें भी ये होता है +1+2 का एंग्लो इंडियन मेंबर होते हैं सदन में, उसको संसद से, पार्लियामेंट से, राज्यसभा से, लोकसभा से तो खत्म कर दिया गया है। यहां भी इस बार पहली बार ऐसा हुआ झारखंड विधानसभा में कि किसी भी एंग्लो इंडियन सदस्य ने शपथ नहीं ली, क्योंकि यहां भी वो प्रावधान समाप्त हो चुका है। तो अब 81 के 81 विधायक ही है, वरना +1 होता तो 82 हो जाते। तो ये कुछ जानकारी रही, ये कुछ बुलवाब रहा इसका आराधना झारखंड विधानसभा का। अब जो है आगे आने वाले दिनों में विधानसभा में क्या कुछ होता है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, और जो कुछ भी होगा वो लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। और आज हमने बिहार से लेकर झारखंड तक की सारी सियासी सुगबुगाहट पर चर्चा की। जहां बिहार में अभी से विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां देखी जा रही हैं, तो झारखंड में विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया, जहां विधायकों ने शपथ ली और अपने ही अंदाज में उन्होंने शपथ ली, जिसे लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा तेज रही। और आज के इस कार्यक्रम में फिर बस इतना ही, और कल हम मिलेंगे आपसे इसी वक्त, इसी जगह, इसी समय, इसी चैनल पर। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने